नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम जिस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं, जिस विषय को शुरू करने जा रहे हैं, वो महज एक विषय नहीं है। वो ये समझने की चाबी है कि मनुष्य ने आदिम काल से लेकर वर्तमान समय तक इस धरती पर क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या परिवर्तन किए हैं। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा भौतिक भूगोल। भूगोल क्या है? भूगोल है पृथ्वी का वर्णन करना। पृथ्वी का वर्णन करने के लिए हमने इस विषय को दो भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। एक है भौतिक भूगोल और दूसरा है मानव भूगोल। भौतिक भूगोल कक्षा 11वीं में आपने पढ़ी। नदियाँ, पर्वत, पहाड़, मैदान, पठार, ये सब क्यों बने, किस तरह से अस्तित्व में आए, किस तरह से भूमंडल पर ये सारी चीज़ें हमें दिख रही हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा। अब कल्पना कीजिए कि यदि इस धरती पर मानव नहीं होता, मनुष्य नहीं होता, तो हमें ये पृथ्वी कैसी दिखती? एकदम निर्जन दिखती। और जब से मानव अस्तित्व में आया है, उसने इस पृथ्वी पर बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। प्रकृति की दिए हुए संसाधनों से बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस को अपन, इन परिवर्तनों को इस पूरे मानव भूगोल विषय में पढ़ने वाले हैं। पहला पाठ हालांकि काफ़ी अवधारणात्मक पाठ है, लेकिन हम इसको रोचक तरीके से समझते हुए, पढ़ते हुए समझेंगे और जानेंगे कि ये मानव भूगोल क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसकी प्रकृति कैसी है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मानव भूगोल, इसकी प्रकृति कैसी है और इसका विषय क्षेत्र क्या है। सबसे पहले तो प्रकृति होती क्या है? प्रकृति यानी नेचर। यह किसी इंसान का भी हो सकता है, व्यक्ति का भी हो सकता है। नेचर यानी कोई व्यक्ति गुस्सेल प्रवृत्ति का होता है, कोई शांत प्रवृत्ति का होता है, प्रकृति का होता है, तो उसकी मूल कुछ विशेषताएं होती है जिसको त्यागा नहीं जा सकता, उसको उससे की प्रकृति कहते हैं। और ऐसे भी कह सकते हैं प्रकृति का मतलब उस व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या है, उस विषय का नज़रिया क्या है, वो उसको चीज़ों को देखता किस नज़रिए से है। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई एक पेड़ है, उस पेड़ को कोई अर्थशास्त्री देखेगा तो वो देखेगा कि इस लकड़ी की कीमत क्या है, इस रूप में देखेगा। और यदि उस पेड़ को कोई जीव विज्ञानी देखेगा, वनस्पति शास्त्री देखेगा, तो उसको उसकी कोशिका से संबंधित चीज़ें देखेगा। ये सारी चीज़ें इन दो एक ही ऑब्जेक्ट को देखने का दोनों का अलग अलग नज़रिया है। तो मानव भूगोल चीज़ों को किस तरह से देखता है, किन किन मानव को और पृथ्वी यानी प्रकृति को, इन दोनों को किस किस नज़रिए से देखता है, और इन सब चीज़ों का अपन इस पाठ में अध्ययन करेंगे। इसकी प्रकृति कैसी है इसको जानेंगे। दूसरी चीज़ है इसकी विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र यानी इसमें किन किन चीज़ों का अपन अध्ययन करने वाले हैं। किसी भी विषय का, सब्जेक्ट का अपना विषय क्षेत्र होता है। और जैसे डॉक्टर जो है वो मानव के शरीर का अध्ययन करता है, अलग अलग अंगों का डॉक्टर होता है, उसी तरह से भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है ये अपन जानेंगे। तो भूगोल का मूल जो विषय क्षेत्र है वो ये है, एक तरफ तो है भौतिक पर्यावरण यानी प्रकृति की दी हुई चीज़ें, और दूसरी तरफ है मानवीय जगत। मानवीय जगत यानी मानव भी जब से इस पृथ्वी पर आया है, अपने संज्ञानात्मक बुद्धि से, अपनी टेक्नोलॉजी से बहुत सारी अपनी इस प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ी है। तो मानव अपने आप में एक अभिन्न अंग बन गया है, एक अलग अंग बन गया है। तो मानव और एक तरफ है प्रकृति, इन दोनों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन किसमें करते हैं? मानव भूगोल में करते हैं। ये इसका विषय क्षेत्र है, ये इसकी प्रकृति भी है। तो भौतिक पर्यावरण और मानवीय जगत के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। भूगोल की हमने पहले ही जाना, दो शाखाएं हैं। एक तरफ है भौतिक भूगोल, भौतिक का मतलब प्राकृतिक, नेचुरल, जिसमें भौतिक पर्यावरण आता है और उसकी प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, जो हमने कक्षा 11वीं में पढ़ा था। दूसरा है मानव भूगोल, जो अपनी इस विषय की विषय वस्तु रहेगी, और इसमें अपन क्या पढ़ेंगे? एक तरफ रहेगा भौतिक पर्यावरण और दूसरी तरफ कौन है? मानवीय जगत। इन दोनों के बीच के संबंधों का अध्ययन करेंगे। और दूसरी इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये पृथ्वी को मानव के घर के रूप में अध्ययन करता है। पृथ्वी और प्रकृति को अलग अलग रूपों में अध्ययन नहीं करता। पृथ्वी मानव का घर है, प्रकृति मानव का आवास स्थान है। इस रूप में हम जो है वो पृथ्वी का अध्ययन करेंगे इस पाठ में। एक तरफ है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरी तरफ है मानवीय जगत यानी संपूर्ण मानव समाज। इन दोनों के अंतर संबंधों का अध्ययन किस में किया जाता है? मानव भूगोल में। अंतर संबंध कैसे? इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? पहली चीज अपन पढ़ने वाले मानवीय घटनाओं का स्थानिक वितरण।
मानवीय घटना है। कौन सी? मनुष्य ने प्रकृति में नदी चल रही है, उसके ऊपर मनुष्य ने बांध बनाया, ये मानवीय घटना है। प्रकृति ने हमें खुले मैदान दिए, उन मैदानों के अंदर हमने ऊपर परिवहन के विकास किया, नगर बसाए, शहर और गांव बसाए, खेत खलियान बनाए, ये सारी मानवीय घटनाएं हैं। और उनके स्थानिक वितरण का अध्ययन करेंगे। स्थानिक वितरण का मतलब है कि उस स्थान विशेष पर ही मनुष्य ने इस तरह की संरचनाओं का सृजन क्यों किया। जैसे बंदरगाह या पतन कहीं बने हैं तो वो तटीय इलाकों में ही बने हैं। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन आप इसमें करने वाले हैं। और क्या पढ़ेंगे? विश्व के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का भी अध्ययन करेंगे। इस पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताएं हैं। इन विभिन्नताओं का, इन भेदों का भी अध्ययन अपन इस विषय में करेंगे। और क्या करेंगे? प्रकृति द्वारा पोषित मानव का अध्ययन करेंगे। मानव भले ही कितनी ही टेक्नोलॉजी का विकास कर ले, कितना ही अध्ययन कर ले, लेकिन वो प्रकृति से अलग नहीं है, प्रकृति उसे पोषण देती है। इन सब चीज़ों का, इन अंतर संबंधों का अध्ययन अपन इस विषय में करने वाले हैं। अब ये मानव भूगोल क्या है, इसकी परिभाषा अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग रूपों में दी है। जब से इस मानव भूगोल का स्वतंत्र विषय के रूप में विकास हुआ है, तब बहुत सारे भूगोलवेताओं का बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसमें सबसे पहले भूगोलवेता है जिसका नाम है रेटजेल, यानी फ्रेडरिक रेटजेल। ये रेटजेल जर्मन भूगोलवेता थे, यानी जर्मनी के रहने वाले थे। और इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक है एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी। इस पुस्तक में रेटजेल ने भूगोल की एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी। रेटजेल को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी भी कहा जाता है। क्या परिभाषा दी है कि मानव भूगोल क्या है? मानव समाज और धरातल, इन दोनों के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन है। यानी एक तरफ तो है मानव समाज और एक तरफ है हमारा धरातल। धरातल का मतलब ये पूरी प्रकृति, पृथ्वी। इन दोनों के बीच में संबंध, इन संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। 3 मुख्य शब्दों का प्रयोग किया इसकी परिभाषा को याद करने का या समझने का। इस परिभाषा में मानव भूगोल की पूरी विषय वस्तु समाहित है कि एक तरफ तो मानव समाज है। मानव समाज यानी मनुष्य ने जब से धरती पर आया तब से लेकर वर्तमान समय तक की पूरी यात्रा में किन किन चीज़ों का, किन किन सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास किया है, वो सब। और एक तरफ है हमारा धरातल। धरातल का मतलब प्रकृति की दी हुई चीज़ें, हमें पृथ्वी ने जो भी चीज़ें दी है, उन सब के संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, अलग अलग तरह की चीज़ों को आपस में जोड़ करके और एक पूर्ण वस्तु बनती है, उसका अध्ययन क्या कहलाता है? संश्लेषण। एक होता है विश्लेषण। विश्लेषण का मतलब चीज़ों को विभाजित करके अध्ययन करना। संश्लेषण कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हैं, इन अंगों के अलग अलग नाम है, हाथ, पैर, आँख, कान, ये सब, नाक, पर ये सब मिलकर के संश्लेषित होकर के और एक शरीर के रूप में काम करते हैं। तो तब जाकर एक मनुष्य बनता है, तब जाकर एक पूर्ण विषय बनता है। तो जितने भी मानव समाज और धरातल के बीच संबंध है, इन संबंधों का कैसा अध्ययन है? संश्लेषित अध्ययन है। इसको एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास मान लीजिए कि धरातल है। धरातल मान लीजिए हमारे पास की प्रकृति का दिया हुआ आटा है, आटा, गेहूं का आटा, और दूसरी तरफ हमारे पास मानव का बनाया हुआ पानी और नमक है। और जब ये अलग अलग है तब ये कोई खास चीज़ का निर्माण नहीं कर पाएंगे। जब इन चीज़ों को मिक्स किया जाएगा, जब इन चीज़ों को संश्लेषित किया जाएगा, जोड़ा जाएगा, तो उससे रोटी बनेगी और वो नई वस्तु होगी और विषय वस्तु होगी। इसी तरह से एक तरफ मानव समाज है और एक तरफ है धरातल। इनके संबंधों का संश्लेषित अध्ययन कहलाता है। कुल मिलाकर उन्होंने संश्लेषण शब्द पर ज़्यादा जोर दिया है। दूसरी परिभाषा आती है एलन चर्चिल सैंपल, EC सैंपल। ये अमेरिका की रहने वाली थी और रेटजेल की शिष्या थी। रेटजेल के सानिध्य में ही रह करके और इसने भूगोल का अध्ययन किया था। रेटजेल के विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई थी। तो रेटजेल की जो परिभाषा है उसको और ज़्यादा सुदृढ़ करने का जो काम किया है वो एलन चर्चिल सैंपल ने किया है। और सबसे अच्छी भूगोल की परिभाषा मानव भूगोल की दी है वो एलन चर्चिल सैंपल की है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है। क्या परिभाषा दी है? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एक तरफ क्या है? पृथ्वी है, वो कैसी है? अस्थिर है। अस्थिर कैसे है पृथ्वी? कि पृथ्वी पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। कभी भूकंप आ रहे हैं, कभी ज्वालामुखी फट रहे हैं,
कभी नदियाँ अपना मार्ग बदल रही है। ऐसी बहुत सारी पृथ्वी पर सेकंड घटनाएं जो है वो चेंज हो रही है। इसका मतलब पृथ्वी कैसी है? अस्थिर है। और मानव भी क्रियाशील है, मानव भी स्थायी नहीं है। जैसा आदिम अवस्था में था वैसा वैसा नहीं है। उसने बहुत सारी क्रियाएं की हैं अपनी संज्ञानात्मक बुद्धि से, टेक्नोलॉजी से। तो मानव भी कैसा है? क्रियाशील है। और इनके बीच में संबंध भी कैसे हैं? परिवर्तनशील है। मानव और प्रकृति के बीच संबंध सदैव एक जैसे नहीं रहे हैं। एक जैसे का मतलब है कि हजारों साल पहले के मनुष्य और आज के मनुष्य, उसके और प्रकृति के बीच संबंध अलग है। पुराने समय में मानव प्रकृति से भयभीत रहता था, किसी भी प्रकार के नियमों की उसे समझ नहीं थी। उसे ये नहीं पता था कि बारिश क्यों हो रही है, बाढ़ क्यों आ रही है, हवाएं क्यों चल रही हैं, ये सारी चीज़ों का उसे कुछ बोध नहीं था। तो ये एक आदिम मानव की अवस्था थी। अब धीरे धीरे जैसे मनुष्य ने इन चीज़ों को समझा, तो अब मनुष्य ने बहुत सारी प्रकृति की चीज़ों को अपने नियंत्रण तक में ले लिया है। तो इनके बीच में संबंध भी कैसे हैं? परिवर्तनशील है। तो ये परिभाषा अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंध कैसे हैं? परिवर्तनशील है। यानी कुल मिलाकर इसमें गत्यात्मकता पर बल दिया गया है। स्थायी कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। और प्रकृति इसमें आदेश दे रही है कि भाई आप जो है वो मानव को आदेश दे रही है कि प्रकृति के बनाए हुए नियमों में रहे, और मनुष्य ने उन नियमों को समझते हुए अपना जो है वो विकास किया है, इस प्रकृति के साथ समायोजन किया है। ये दोनों ही विचारक नियतिवादी विचारक माने जाते हैं। नियतिवाद की झलक दिखती है। नियतिवाद या इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद भी कहते हैं। ये विचारधारा क्या है? इसको अपने इस पाठ की मूल विषय वस्तु है निश्चयवाद, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। नियतिवाद या पर्यावरणीय निश्चयवाद ये है कि आदिम मानव की अवस्था है ये। आदि मानव यानी पुराने समय में मानव प्रकृति की शक्तियों से भयभीत रहता था। प्रकृति ने जिस तरीके के आदेश दिए उन आदेशों का पालन करता था, और प्रकृति कुल मिलाकर के इन सारे नियमों का कर्ता धर्ता है, और मानव उसका दास है, यूँ कह सकते हैं। इस नियतिवादी विचारधारा को अपन आगे पढ़ेंगे। नियतिवादी विचारधारा के समर्थक कौन है? रेडजेल और एलन चर्चिल सैम्पल। अगले जो विचारक आते हैं, परिभाषा दे रहे हैं, उनका नाम है पॉल विडाल डी ला ब्लास, या इसको शॉर्ट में ब्लास नाम से याद रख सकते हैं। ये फ्रेंच विचारक थे, फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी विचारक थे। और इन्होंने एक अलग टाइप की परिभाषा दी। पृथ्वी के भौतिक नियमों और जीवों के बीच संबंधों का कैसा है? संश्लेषित ज्ञान है। परिभाषा थोड़ी बड़ी है, इसको शॉर्ट करके अपने परिभाषा याद करनी है कि पृथ्वी के भौतिक नियम जो पूरी पृथ्वी को नियंत्रित कर रहे हैं, भौतिक नियम, और दूसरा है कि जीव, इस धरती पर जो भी जीव रह रहे हैं, चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य जीव, इन सबके बीच में संबंधों का अधिक संश्लेषित ज्ञान। अधिक संश्लेषित ज्ञान, अधिक संश्लेषित ज्ञान का मतलब है कि प्रकृति इस पूरे वर्तमान में वातावरण है, इसमें प्रकृति हमें एक अवसर देती है, प्रकृति हमें एक मंच देती है, और उन मंच पर मनुष्य चयन करता है कि मनुष्य को इस पर किस किस प्रकार से विकास करना है। इस प्रकार की जो एक नई विचारधारा आती है, उस विचारधारा का नाम है संभववाद। संभववाद, पॉसिबिलिज्म। तो संभववादी विचारक कौन है? विडाल डी ला ब्लास। और इन्होंने भी संश्लेषित ज्ञान पर बल दिया था। संश्लेषित ज्ञान, इस विचारधारा को भी अच्छे से आगे पढ़ेंगे। ये दोनों ही विचारधाराएं मानव भूगोल की मूल विषय वस्तु में आती है, इसकी प्रकृति में भी आती है, इनको आगे जानेंगे। फिलहाल ये तीनों ही जो परिभाषा एनसीईआरटी की किताब में दे रखी है, तीनों परिभाषाओं को कई बार पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस विद्वान ने दी है। तो तीनों विद्वान और किस किस विचारधारा के समर्थक है, इसके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। अब मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, दोनों विचारधाराओं को आगे जानेंगे। इससे पहले पढ़ते हैं कि मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है। इन शब्दों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो अंतर संबंधों का अध्ययन करती है। किसके अंतर संबंध? एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ है मानव समाज, यानी धरातल और मानव समाज, इनके बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन है। दूसरा, इसके केंद्र में मानव है, मानव भूगोल के केंद्र में मानव है, यानी मनुष्य के इर्द गिर्द ही ये पूरा जो है वो विषय घूमेगा। मनुष्य की सारी अवस्थाएं, मनुष्य का किया गया विकास, मनुष्य के द्वारा विकसित किए गए भूदृश्य,
पूरी अर्थव्यवस्था, पूरा समाज और जितने भी परिवहन तंत्र वगैरह, इन सब का अध्ययन इसके केंद्र में मानव रहेगा। और अगली इसकी विषय वस्तु है या फिर इसकी जो प्रकृति है वो अंतः विषय है। अंतः विषय का मतलब है कि मानव भूगोल अकेला नहीं चलता है, इसकी एक ही विषय में ये बंधा हुआ नहीं है, एक बंद कमरे में कैद नहीं है। ये अलग अलग विषयों से जानकारी इकट्ठा करता है, अलग अलग विषयों से इसके अच्छे अंतर संबंध है। मान लीजिए कि आप किसी शहर का अध्ययन कर रहे हैं जो कि मानव ने बसाया है, तो उस शहर के अध्ययन करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि शहर का विकास कितना हुआ है, तो ये अर्थशास्त्र की विषय वस्तु है। इस शहर अतीत में कैसे बसा, कितना समय हुआ इसको बसे हुए, तो ये इतिहास की विषय वस्तु है। यानी ये इतिहास और अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इन सब से आपस में जुड़ा हुआ है, इन सब से विषय वस्तु लेता है। इसका मतलब ये इसकी जो मूल विषय वस्तु है, ये प्रकृति कई बार पूछा गया है, अंतः विषय इसकी प्रकृति है। मानवीय रूपक, यानी प्रकृति का वर्णन भी मानवीय रूपकों के रूप में किया गया है। मानवीय रूपकों को आगे जानेंगे किस तरह से किया है। गत्यात्मकता इसकी मुख्य विशेषता है। गत्यात्मकता मतलब कुछ भी स्थायी नहीं है, सब परिवर्तनशील है। प्रकृति भी परिवर्तन हो रही है और मानव भी क्रियाशील है, और इन दोनों के बीच संबंध भी कैसे है? परिवर्तनशील है। इन चारों विशेषताओं को आगे थोड़ा जानेंगे। अंत्यक्रिया यानी अटूट अंतर संबंध है, किसके बीच में? धरातल और मानव समाज के बीच में। ये भौतिक पर्यावरण है और दूसरी तरफ है सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण जो मनुष्य ने विकसित किया है। ये सब इनके बीच में अंतर संबंध कैसे है? अटूट हैं, यानी मानव के बिना प्रकृति भी एकदम निर्जन सी दिखती और प्रकृति के बिना मानव का कोई अस्तित्व भी नहीं है। दोनों के बीच संबंध जो है वो अटूट है और दोनों के बीच में अटूट अंतर संबंध है। केंद्र में कौन है? मानव है। मानव भूगोल की विषय वस्तु के केंद्र में मानव रहेगा, क्योंकि शब्द से स्पष्ट है, मानव भूगोल। मनुष्य इस विषय का आधार है। भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त संसाधन, भौतिक पर्यावरण यानी ये प्रकृति हमें संसाधन दे रही है, उसका उपयोग करके मानव के द्वारा निर्मित हर संरचना का अपन इसमें उद्योग जो है वो अध्ययन करेंगे। कौन कौन सी संरचना है? मानव ने घर बसाई, गांव बसाई, नगर, सड़क, रेल का जाल बिछाया, उद्योग, खेत, पतन, इन सारी चीज़ों का एक एक करके अध्ययन करना है मानव भूगोल, इसके अध्ययन का हिस्सा है। अब मानव भूगोल की प्रकृति दूसरी है, दूसरी विशेषता हमने पीछे पढ़ी थी, अंतः विषय। अंतः विषय का मतलब यह कोई एकाकी विषय नहीं, अकेला विषय नहीं है। अपनी समझ को पूर्ण करने के लिए यह अन्य सामाजिक विज्ञानों से गहराई से जुड़ा हुआ है, यानी बहुत सारे अन्य विषयों से मिलकर इसको पूर्णता प्राप्त होती है। ये एक स्वतंत्र विषय नहीं है, ये इतिहास से जुड़ा हुआ है। जैसे हमने नगर का उदाहरण लिया, किसी शहर का अध्ययन करते हैं तो उस शहर को कितने साल समय पहले बसा, कैसे बसा, उसका इतिहास क्या रहा है, ये सब इस इतिहास की विषय वस्तु है जो वो इससे उधार लेता है, ज्ञान प्राप्त करता है। इसी तरह से इसकी जड़ें अर्थशास्त्र से भी जुड़ी हुई हैं, इसी तरह इसकी जड़ें समाजशास्त्र से भी जुड़ी हुई हैं। यानी सामाजिक विशेषताएं, मनुष्य की प्रकृति, दर्शन, ये सब चीज़ें अपन समाजशास्त्र से भी, यानी मानव भूगोल जो है वो अन्य विषयों से अच्छे से जुड़ा हुआ है। सभी सामाजिक विज्ञानों से इसका अंतर विषय अंतर संबंध है। अब मानवीय रूपक कैसे? कि केवल मनुष्य ही प्रकृति से प्रभावित नहीं है। प्रकृति की जितने रूपों का अपन अध्ययन करते हैं उसमें भी भूगोलवेताओं ने या फिर विद्वानों ने जो भी अपन भौतिक भूगोल पढ़ते हैं तो उसमें मानवीय रूपों का प्रयोग किया। मानवीय रूपक मतलब निर्जीव भूगोल को जीवित शरीर के रूप में देखते हैं। जीवित शरीर के रूप में जैसे अपन तूफान पढ़ते हैं तो तूफान का जो केंद्रीय भाग होता है उसको बोलते हैं तूफान की आँख, आई ऑफ साइक्लोन। अब तूफान की आँख तो मनुष्य का शारीरिक अंग है। इसी तरह जल डमरू मध्य या जल संधि की ग्रीवा या गर्दन, तो गर्दन भी मनुष्य का अंग, यानी मानवीय रूपों का भूगोल में, भौतिक भूगोल में प्रयोग हुआ है कई जगह। नदी का मुख, नदमुख पढ़ते हैं अपन। सड़कों और रेल मार्गों को परिसंचरण की धमनियाँ बताई गई। परिसंचरण की धमनियाँ यानी मनुष्य के शरीर में जिस तरह से रक्त प्रवाहित होता है धमनियों के माध्यम से, उसी तरह से मानव भूगोल में जो संचार और परिवहन के साधन है ये धमनियों का काम करते हैं। हिमनद की नासिका या प्रोथ, हिमनद जो ग्लेशियर है उसकी नासिका, इस तरह से हिमनद पढ़ने पर हम इन मानवीय रूपों का प्रयोग करते हैं। यहाँ तक नहीं, राज्य को भी एक जीवित जीव माना है जर्मन भूगोलवेता फ्रेडरिक रेटजेल ने। यानी राज्य जो कि एक निर्जीव इकाई है, रेटजेल ये मानते हैं कि निर्जीव इकाई नहीं है, ये एक जीवित जीव है।
और विचारधारा का प्रभाव किसी विषय पर कितना पड़ता है, इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं आप कि जर्मन भूगोलवेत्ता जितने भी थे उन्होंने राज्य को एक जीवित जीव माना, जीवित जीव मान करके, और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत को लागू किया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन क्या कहते हैं कि कोई भी जीव जितना बड़ा होगा, जीव को यदि विकास करना है तो उसको रहने के लिए स्थान चाहिए और उससे छोटे छोटे जीवों का भक्षण कर लेना चाहिए। इसी तरह से जर्मन भूगोलवेत्ताओं ने यह कहा कि जर्मनी राज्य को यदि अस्तित्व में बड़ा रहना है तो उसको रहने के लिए स्थान चाहिए, और उस स्थान शब्द के लिए उसने लेबेंसरोम शब्द का इस्तेमाल किया। हालांकि ये राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु है, लेकिन किस तरह से उन्होंने भूगोल को, राज्य को एक जीवित जीव का दर्जा दिया, लेबेंसरोम यानी रहने के लिए स्थान चाहिए। और जर्मनी में ये विचारधारा फैली, लोगों में भी ये विचार हुआ कि किसी देश को छोटा नहीं रहना चाहिए, यदि उस देश को बड़ा रहना है तो आसपास के छोटे छोटे राज्यों पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसी विचारधारा ने राजनीतिक रूप लिया और वहाँ पर उसने आसपास के देशों पर हमला करना शुरू कर दिया। किस तरह से इतिहास को प्रभावित कर रहा है भूगोल, देखिए। आसपास के राज्यों पर हमला किया तो वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, विश्व युद्ध शुरू होता है। तो विश्व युद्ध के लिए भी बहुत हद तक जर्मन लोगों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, दोनों ही विश्व युद्धों के लिए। और इस तरह से राज्य को क्या माना, जीवित जीव माना। ये सब राजनीतिक भूगोल की विषय वस्तु है। पृथ्वी और उस पर स्थित राज्य मात्र भूमि के निर्जीव टुकड़े नहीं है, बल्कि मानवीय रूपकों के अनुसार, जिस तरह से चक्रवात की आंख पटा हमने, एक जीवित और सांस लेती हुई इकाई है। एक जीवित इकाई है और एक सांस लेती हुई इकाई है, यानी ये मानवीय रूपकों का इस तरह से भूगोलवेत्ताओं ने जो है वो प्रयोग किया। अब इसमें गत्यात्मकता कैसे है संबंधों में, जिस तरह से रेडजेल और सैंपल ने अपनी परिभाषा में गत्यात्मकता पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था कि ये संबंध क्या नहीं है, स्थिर नहीं है। किस तरह से स्थिर नहीं है, कि प्रारंभिक मानव प्रकृति पर पूरी तरह से निर्भर था, प्रकृति के दिए हुए कानूनों को, आदेशों को मानता था। समय और तकनीक का विकास होता है, और समय और तकनीक के विकास के साथ साथ पूरा का पूरा मानवीय जगत जो है वो विकसित होता है। मानवीय जगत विकसित होने का अर्थ ये है कि मानव ने इस धरातल के ऊपर अपनी छाप छोड़ी है, अपने बहुत सारे ऐसे भूदृश्य विकसित किए हैं जिनको देखकर, पृथ्वी को ऊपर से देखे तो यूँ लगता है कि इस पर सबसे ज़्यादा किसी ने परिवर्तन किया है तो वो मानव ने किया है। यानी ये गत्यात्मकता जो है वो इसका एक महत्वपूर्ण विशेषता है। यानी एक तरफ हमें प्रकृति के संसाधन मिलते हैं, दूसरी तरफ क्या है, मानवीय तकनीक है, और उनका निरंतर बदलता हुआ सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण। यानी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण भी निरंतर क्या हो रहा है, बदल रहा है, स्थायी नहीं है। नई हमने एक सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। तो ये सब थी मानव और मानव भूगोल की प्रकृति और उसकी विषय वस्तु। अब एक विचारधारा में एक पेंडुलम आता है कि किस तरह से प्रकृति और मानव के संबंध बदले। यानी प्रकृति पुराने ज़माने में हावी थी और अब क्या मानव प्रकृति के ऊपर हावी हो रहा है। इन सब विचारों के बीच में दो विचारधाराओं का द्वंद्व चलता है। यानी मानव और प्रकृति एक बदलता संतुलन, पर्यावरणीय निश्चयवाद से लेकर संभववाद तक की यात्रा। एक तरफ है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी पूरी तरीके से प्रकृति है और प्रकृति के बनाए हुए जो है वो भूदृश्य है। मानव ने टेक्नोलॉजी के दम पर इस तरह के भूदृश्य हमें पूरी पृथ्वी के ऊपर जो है वो दिखाई देते हैं। तो किस तरह से निश्चयवाद से लेकर के संभववाद तक की यात्रा है, इसको अपन रोचक ढंग से जानेंगे। समय के साथ इनका रिश्ता बदलता गया। कैसे बदलता गया कि एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ मानव है। हालांकि मानव प्रकृति का एक अविभाज्य अंग है, लेकिन अब मनुष्य ने भी अपना एक बहुत बड़ा स्थान अपनी तकनीक के दम पर स्थापित किया है। यानी इन दोनों के बीच में अंत्यक्रिया होती है। पहले शुरुआत के अंदर प्रकृति हावी थी, ये पेंडुलम प्रकृति की ओर झुका हुआ था। कैसे झुका हुआ था कि भाई प्रकृति हावी थी, प्रकृति की सारी शक्तियाँ मनुष्य को उतना ही प्रभावित करती थी जितने दूसरे जीवों को प्रभावित करती। आज के समय में तूफान आ गया, मनुष्य ने को पता नहीं था कि ये तूफान क्यों आया, और वो बाकी जितने जीव प्रभावित होते थे, जैसे पेड़ पर चढ़ जाना, कहीं छुप जाना गुफा के अंदर, बाढ़ आ गई तो उसने बहुत ज़्यादा प्रभावित होता था, और बारिश आ गई तो क्यों होगी, सूरज कहाँ से आता है क्या, इन सब चीज़ों से मानव पूरी तरह से अनभिज्ञ था। यानी मानव पूरी तरह से किस पर निर्भर था, प्रकृति पर निर्भर था। अब तकनीक के दम पर मानव ने बहुत सारे क्या किए, बदलाव किए, और इस तकनीक ने इस रिश्ते की क्या बदल दी,
दिशा ही बदल दी। कैसे दिशा बदली, वो अपन इस विचारधारा में जानेंगे आगे। सबसे पहली विचारधारा आती है पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद के बारे में पहला ये ध्यान रखना है कि इसके प्रतिपादक या इसके समर्थक कौन है, रेडजेल और सैंपल। और यूं भी आ जाए जर्मन भूगोलवेता, तो ये जर्मन भूगोलवेता निस्संदेह जो है इसके प्रवर्तक है और समर्थक भी। और इसमें होता क्या, इस विचारधारा का एक और नाम है मानव का प्रकृतिकरण। मानव का प्रकृति यानी मानव पूरी तरह से प्रकृति की शक्तियों से भयभीत था, प्रकृति की शक्तियों से दबा हुआ था, तो उसको बोलते हैं मानव का प्रकृतिकरण। तो इस विचारधारा के पर्यावरणीय निश्चयवाद, मानव का प्रकृतिकरण या खाली निश्चयवाद भी लिखा आ सकता है। तो इस विचारधारा का ये नाम है। उस समय में क्या था, प्रौद्योगिकी का स्तर कैसा था, बहुत ही निम्न था, आदिम काल था। आदिम काल में प्रौद्योगिकी का स्तर बहुत निम्न था और मनुष्य जो है वो हजारों हजार वर्ष तक इस तरह की अवस्था में जिया है, बिना किसी तकनीकी या थोड़ी बहुत तकनीकी विकास के साथ, यानी आदिम अवस्था। और पुराने समय में भी नहीं, आज भी बहुत सारी जनजातियां इसी तरह का जीवन जीती भी है जिन्होंने तकनीक का विकास नहीं किया है। मानव की स्थिति कैसी थी, प्रकृति के आदेशों का पालन करती थी। प्रकृति ने जैसा आदेश दिया, प्रकृति ने क्या कि यहाँ बाढ़ आएगी, तो मनुष्य ने उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की, उस स्थान को छोड़ के चला गया या उस बाढ़ के साथ बहकर मर गया। प्रकृति से भयभीत था, जो प्राकृतिक शक्तियाँ थी उससे वो डरता था और प्रकृति को माता प्रकृति के रूप में पूजता था। सूर्य देवता, जब बरसात नहीं हुई तो इंद्र देवता की पूजा की, इन सब चीज़ों यानी माता प्रकृति के रूप में उसकी क्या करता था, पूजा करता था मनुष्य। और इसका मुख्य सिद्धांत है प्रकृति हावी है और मनुष्य उसके अनुसार क्या करता है, अपने आप को ढाल लेता है, ढल जाता है। इसको बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद या मानव का प्रकृतिकरण। 112वीं की किताब में इसकी बहुत अच्छी केस स्टडी दी हुई है। केस स्टडी CUET की जो पैराग्राफ के रूप में क्वेश्चन आते हैं उसमें केस स्टडियाँ जो पूरी किताब में 10-12 के लगभग होगी, सारी को अच्छे से विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। तो उसमें बेंदा की कहानी है। बेंदा मध्य भारत के अबूझमाड़ के जंगलों में रहने वाला एक व्यक्ति है और वो व्यक्ति एक जंगल में रहता है, घने जंगल में, जहाँ मनुष्य का अस्तित्व पूरी तरह से किस पर निर्भर है, प्रकृति पर निर्भर है और किसी तरीके की तकनीक का विकास नहीं है। जीवन शैली कैसी है, आदिम समाज के प्रकृति के साथ पूरी तरह से उसने सामंजस्य कर लिया है। आदिम समाज की जो प्रकृति है उसके साथ उसने सामंजस्य कर लिया है, यानी वो जब बारिश आती है तो वो छुप जाता है, या फिर पानी पीना होता है तो वो नदी के पास जाता है, पानी पीता है और देवी को जो वो धन्यवाद कहता है। इस तरह से उसका एक पूरी तरीके से उसने मनुष्य ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया। संसाधन कैसे है, जीवित रहने के लिए संसाधनों का सीधा उपयोग करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करना। सीधा यानी खाना क्या है, सीधा पेट से तोड़ा, छाल, उसके फल कंदमूल ये खा करके अपना जीवन बिता रहा है। पानी पीना है तो कोई स्टोरेज नहीं है, वहाँ से लिया, नदी से पानी पी लिया। इस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का वो सीधा उपयोग कर रहा है और उसके जीवित रहने के लिए प्रकृति के साथ प्राकृतिक संसाधनों का सीधा वो उपयोग कर रहा है, किसी प्रकार की प्रकृति के ऊपर छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। यहाँ माता प्रकृति, यहाँ पर प्रकृति कौन हो गई है, माता। बेंदा के जीवन का हर नियम क्या करती है, तय करती है और यही है पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद या फिर मानव का क्या हो जाना, प्रकृतिकरण हो जाना। ये विचारधारा मानव भूगोल की आदिम काल में प्रचलित विचारधारा थी। जर्मन भूगोलवेताओं द्वारा इसका विकास किया गया। इसमें प्रकृति के नियम पूरी तरह से मनुष्य पर हावी थे। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि मनुष्य प्रकृति के नियमों को समझता है। मनुष्य के नियमों को समझ करके और प्रकृति जो भी अवसर देती है उन नियमों को समझ करके और धीरे धीरे क्या करता है, टेक्नोलॉजी के दम पर विकास करता है और एक नई विचारधारा का उदय होता है। यानी मानव प्रकृति के नियमों को समझता है, जैसे आग की खोज की उसने घर्षण के नियमों को जान करके। DNA से बीमारियों पर विजय पाई। पहले मनुष्य बीमार होता था, पता नहीं क्यों बीमार हो गया, तब मनुष्य ने DNA की खोज की और DNA के आधार पर बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां उन पर विजय तक पाली है, वो बीमारियां होती भी नहीं है। और प्रकृति के बंधन क्या होने लगे, कमज़ोर होने लगे। प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य ने प्रकृति के सामने अपनी लाचारी को ख़त्म किया और नए अवसर क्या किए, पैदा किए। इस विचारधारा का नाम है संभववाद। क्या कहते हैं, संभववाद, पॉसिबिलिज्म। और प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है।
प्रकृति अब मनुष्य के नियंत्रण में आ जाती है। और हमने पहले पढ़ा था, इसके समर्थक कौन है, तो फ्रांसीसी विचारक है, फ्रांसीसी विचारक ला ब्लास, विडाल डी ला ब्लास मुख्य विचारक है इसके समर्थक। ब्लास ये कहते हैं कि प्रकृति हमें अवसर देती है और उस अवसर का आप किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं वो आप पर निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए प्रकृति ने हमें अवसर दिया कि एक कुम्हार है जो कि मनुष्य है और उसके पास में जो मिट्टी है वो मिट्टी है जो प्रकृति है। अब उस मिट्टी से मनुष्य को चयन करना है, इसमें चयन मुख्य शब्द है। मनुष्य को सेलेक्ट करना है कि वो उससे घड़ा बनाएगा, उससे दीपक बनाएगा या उससे और कोई माटी की वस्तु बनाएगा। मनुष्य को चयन करना है। ये इस तरह से कहते हैं फ्रांसीसी की संभावना ही संभावना है, कुछ भी जो है वो नियम नियति निर्धारित नहीं करती है, प्रकृति केवल अवसर देती है और मनुष्य को उसमें से चयन करना है। ये एक बूफे की तरह है। आप बूफे में जाते हैं, वहाँ जाकर के आप दाल खाते हैं या पनीर खाते हैं, ये आपकी मर्जी पर निर्भर है, आपके चयन पर निर्भर है। इस तरह से संभववाद में प्रकृति का क्या हो जाता है, मानवीकरण हो जाता है। किस तरह से मनुष्य ने भूदृश्य विकसित किए इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, अब नया नज़रिया आता है, प्रकृति केवल और क्या देती है, अवसर देती है। और मानव की भूमिका क्या है, इन मनुष्य इन अवसरों का उपयोग करके और अपनी क्या छोड़ता है, छाप छोड़ता है। मनुष्य प्रकृति के दिए हुए अवसरों का उपयोग करता है और अपनी छाप छोड़ता है और उसकी छाप हर जगह दिखाई देती है। जिस तरह से आप प्रकृति के ऊपर पृथ्वी पर देखोगे तो मनुष्य की छाप बहुत तेज़ गति से अधिक क्षेत्रों पर जो है वो पड़ी है और इसमें सबसे बड़ा किसी का योगदान है तो वो है प्रौद्योगिकी का। प्रौद्योगिकी ने इसमें मीडिएटर की भूमिका निभाई और उससे जो है वो पूरी प्रकृति का भूदृश्य ही बदल गया। अब प्रकृति एक अवसर देती है और परिणाम क्या होता है, उसका परिणाम यह होता है कि एक सांस्कृतिक परिदृश्य, सांस्कृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है जो कि मनुष्य द्वारा निर्मित है, जैसे स्वास्थ्य रिसोर्ट। यानी प्रकृति ने ये कहा कि यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे और पर्वतों पर किसी प्रकार से ज़्यादा जीव निवास नहीं कर सकते। मनुष्य ने उसके ऊपर प्रकृति को चैलेंज करते हुए वहाँ स्वस्थ रिसोर्ट बनाए, पर्यटन स्थल बना दिए। प्रकृति ने कहा कि ये समुद्र है और इसके ऊपर मनुष्य चल कर नहीं जा सकता, डूब जाएगा। मनुष्य ने बड़े बड़े जहाज बनाए और समुद्री मार्गों से यात्रा करने लगा। प्रकृति ने कहा कि मनुष्य पंख नहीं है, वो उड़ नहीं सकता। मनुष्य ने वायुयान का आविष्कार किया, रॉकेट लॉन्चरों का आविष्कार किया और जो है वो उपग्रह स्थापित कर दिए पृथ्वी से बहुत दूर। अब मंगल ग्रह पर जाने की तैयारी कर रहा है, चंद्रमा पर गया है। ये सारी चीज़ें जो है वो किसका परिणाम है, संभववाद का या प्रौद्योगिकी का परिणाम है। इस तरह से हमने दो विचारधाराएं समझी, एक तो है मानव का प्रकृतिकरण और दूसरा है प्रकृति का मानवीकरण। अब प्रकृति मानव के पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है, ऐसी ये विचारधारा कहती है। प्रकृति ने जो जो चैलेंज दिए, मनुष्य ने उस चैलेंज को माना ही नहीं। प्रकृति ने चाहा कि वहाँ बाढ़ आएगी, मनुष्य ने वहाँ पर बांध बना दिया। प्रकृति ने चाहा कि यहाँ सूखा पड़ेगा, यहाँ पर किसी प्रकार की हरियाली नहीं होगी, मनुष्य वहाँ पर इंदिरा गांधी नहर ले जाता है और उस नहर से पूरे एरिया को क्या कर देता है, हरा भरा कर देता है। यानी मनुष्य ने अपने चयन के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस पूरे भूदृश्य को परिवर्तित कर दिया। संभववाद का अच्छा उदाहरण केस स्टडी दी हुई है कक्षा 12वीं की किताब में, वो है कैरी का उदाहरण। कैरी कहाँ रहती है, ट्रोंडहेम शहर, नॉर्वे के अंदर निवासी है। नॉर्वे हम जानते हैं उत्तरी ध्रुव पर स्थित शहर है और यहाँ पर सर्दियाँ इतनी कड़ाके की पड़ती हैं, दिन और रात की अवधियाँ बहुत लंबी होती हैं। 6-6 महीने की वहाँ कहा जाता है कि रात होती है और 6 महीने का दिन होता है। इस तरह की प्रतिकूल दशाओं के अंदर कैरी अपने ऑफिस जाती हैं, कार्यालय में जाती हैं। वहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बेहद कठोर सर्दियाँ हो रही है, लेकिन तकनीक का इतना प्रभाव है कि वहाँ पर उसने कृत्रिम हीटिंग लगा दी रूम के अंदर, कोई प्रभाव नहीं हो रहा है उस पर। कंप्यूटर नेटवर्क से वो दिल्ली में बैठे अपने क्लाइंट से जुड़ जाती है और उसने वायुयान के द्वारा वो अपना पसंदीदा टीवी शो देखने के लिए ऑफिस से रोज़ घर आ जाती, लंदन आ जाती है, वापस ट्रोंडहाइम चली जाती है, अपने स्थान से दूसरे स्थान पर वायुयान से यात्रा करती है। यानी कुल मिलाकर तकनीक के माध्यम से प्रकृति के दिए हुए चीज़ों को उसने जो है वो निष्प्रभावी कर दिया। अब वहाँ पर प्रकृति ने कहा कि कोई संसाधन नहीं होंगे
और वो बहुत सारे अच्छे अच्छे फलों का भी सेवन करती है, जो कि बहुत दूर ही उगते हैं, वहाँ उग ही नहीं सकते, और दुनिया भर से मंगाए गए ताज़े फल और सब्जियों का वो सेवन करती है। उसके दैनिक घर के अंदर का आरामदायक जीवन है, और वो नियंत्रित वातावरण में जीवन जीती है। और इतना ही नहीं, पृथ्वी के दूसरे हिस्से में रहने वाले लोगों से वो काफ़ी कम उम्र की दिखती है, यानी उसकी उम्र हालांकि 55 से 60 वर्ष है, लेकिन वो 30 वर्ष की जितनी दिखती है। यानी प्रकृति के सारे नियमों को चैलेंज करते हुए और मनुष्य ने अपनी छाप इस पृथ्वी पर छोड़ी, इसको बोलते हैं संभववाद। निष्कर्ष क्या निकलता है? मानवीय प्रयास और आधुनिक तकनीक ने कठोर प्रकृति को भी क्या दे दी है? मात दे दी है। ये दो परस्पर विरोधी विचारधाराएं इस तरह से अस्तित्व में आती है। अब इन दोनों को यदि अपन एक नज़र में देखें, निश्चयवाद बनाम संभववाद, किसका नियंत्रण है? प्रकृति का नियंत्रण है पर्यावरणीय निश्चयवाद में। तकनीक कैसी है? आदिम तकनीक है, निम्न है, टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है, और इसमें प्रकृति की दासता है, प्रकृति का दास है मनुष्य। और उदाहरण है अबूझ माड़ का बेंदा। संभववाद, नियंत्रण किसका है? मानव का है, प्रकृति के ऊपर है, प्रकृति दास की भूमिका में आ जाती है। तकनीक का विकास उच्च हुआ है, बहुत आधुनिक तकनीक आ चुकी है, प्रकृति में बहुत सारी संभावनाएं खोजी जा रही हैं और नई संभावनाएं खोजी जा रही हैं। और उदाहरण कौन है इसका? नॉर्वे की रहने वाली कैरी। अब ये तो होगी दो मुख्य विचारधाराएं। अब मानव भूगोल की प्रकृति, उसका दर्शन और उसका विकास कैसे होता है, और उनकी भौगोलिक विचारधारा, उनका ऐतिहासिक विकास और उसकी अंतर विषय जो प्रकृति है, उस प्रकृति को हमने थोड़ा बहुत जाना है, और आगे एक विचारधारा के बारे में और जानेंगे। अब प्रकृति और मानव का संबंध कैसा है? इस दोनों विचारधाराओं को देखने पर हमें द्वैध पेजा दिखाई देता है, द्वंद्व दिखाई देता है कि अविभाज्य अंतर संबंध है। एक तरफ प्रकृति है, नहीं भौतिक पर्यावरण है, दूसरी तरफ है जो मानव जीवन है, मनुष्य और मानव समाज है। लेकिन इसकी विषय वस्तु में अपन और आगे पढ़ेंगे कि इनके बीच में द्वैधता नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। प्रकृति और मानव को अलग अलग नहीं किया जा सकता, यानी ये कैसे तत्व है? अविभाज्य तत्व है, ये इसकी प्रकृति में हमें ध्यान रखना है। अब इन दो विचारधाराओं में हम किसे सही माने? क्या इन दोनों विचारधाराओं का कहीं समझौता होगा, या फिर ये दोनों अलग अलग दिशाओं में चलती ही रहेगी? कुछ जर्मन विद्वान मानते हैं कि प्रकृति हावी है, प्रकृति के नियमों को आप नहीं तोड़ सकते, और फ्रांसीसी विचारक यानी संभववाद ये कहते हैं कि सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। इन दोनों के बीच में एक नया व्यक्ति आता है, यूँ कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस वाला आता है, और उसका नाम है ग्रिफिथ टेलर। क्या नाम है? ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर एक नई संकल्पना देते हैं जिसका नाम है नव निश्चयवाद, नियो डिटर्मिनिज्म, यानी प्रकृति और स्वतंत्रता, इनके बीच का एक मध्य मार्ग देता है कि न तो नितांत प्रकृति के ऊपर मनुष्य हावी है, और न ही प्रकृति जो है वो प्रकृति के बंधनों में मनुष्य रहेगा। दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बैलेंस कैसे? जैसे एक ट्रैफिक पुलिस वाला या ट्रैफिक सिग्नल होता है, वो सिग्नल क्यों लगा रहता है? कि तेज़ गति से आने वाले वाहन टकरा करके और उनका एक्सीडेंट ना हो जाए। यानी वो आपकी वाहनों की गति को धीमी करेगा, दिशा नहीं बदलेगा। आपको कहाँ जाना है, वहाँ जहाँ जाना है आप वहाँ जाइए, लेकिन उसकी गति को, जब भी रेड सिग्नल आता है, 3 टाइप के सिग्नल होते हैं, है ना, तो 3 सिग्नलों में जब रेड सिग्नल आता है तब रुक जाना चाहिए। यानी प्रकृति जब तक अवसर दे रही है तब तक विकास कीजिए, लेकिन जिस दिन प्रकृति ने लाल बत्ती जला दी, यानी अवसरों को, यानी बहुत सारी चुनौतियां हमें दे दी, उस चुनौतियों के सामने हमें रुक जाना चाहिए। तो प्रकृति कौन सी चुनौती देती है, क्या है, इस विचारधारा में जानेंगे। एक तरफ तो है पर्यावरणीय निश्चयवाद, यानी प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है। टेलर कहते हैं कि न तो हमने प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में रहना है, और न ही हमें संभववाद यानी पूर्ण स्वतंत्रता की स्थिति में आना है। हमें एक बीच की रास्ता निकालना पड़ेगा, बीच में मनुष्य को विकास करना पड़ेगा। कैसे? न तो प्रकृति का पूर्ण नियंत्रण है, और न ही मानव पूरी तरह से स्वतंत्र है। शर्त क्या है? कि मानव केवल प्रकृति के नियमों का पालन करके और उन्हें समझ कर ही उस पर क्या पा सकता है? विजय पा सकता है। यानी पहले तो मनुष्य को प्रकृति के नियमों को समझना पड़ेगा। यानी पर्यावरण और मानवीय क्रियाओं के मध्य क्या जरूरत है?
नितांत आवश्यक है संतुलन, बैलेंस की एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कैसे आवश्यकता है बैलेंस की? तो देखो, इसको रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रुको और जाओ निश्चयवाद किसने दिया? ये दिया है ग्रिफिथ टेलर ने। स्टॉप एंड गो कैसे? कि लाल बत्ती जब भी सिग्नल पर होती है तब ये कहती है कि आप रुक जाओ, रुकने की चेतावनी दे रही है। प्रकृति सीमाएं निर्धारित करती है कि इससे आगे नहीं जा सकते, इस इतनी स्पीड से आगे मत बढ़ो। मतलब आप अंधाधुंध विकास मत करो। अंधाधुंध विकास करोगे तो वो प्रकृति रोकने की चेतावनी दे रही है, आज भी दे रही है। जैसे ओजोन परत का क्षय हो रहा है, हमने अंधाधुंध विकास किया, ऐसी हानिकारक गैसें इस वायुमंडल में छोड़ दी संभववाद से या विकास करके, जिससे इस पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। ओजोन परत में क्षय हो गई, भूमंडलीय तापन हो रहा है, पूरी पृथ्वी गर्म हो रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। ये सारी चीज़ें मनुष्य के भविष्य के लिए अच्छी नहीं है। मनुष्य क्या, किसी भी जीव के लिए लंबे समय तक इस तरह के यदि परिवर्तन हुए, यानी प्रकृति ने खतरा दिखाया, उसके बावजूद हमने विकास जारी रखा, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। आने वाले समय में मनुष्य के ऊपर बहुत सारे संकट आएंगे, बहुत सारे जीव विलुप्ति के कगार पर आ जाएंगे। और दूसरा सिग्नल, अब तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें विकास नहीं करना चाहिए? तो नहीं। टेलर कहते हैं कि जब पीली बत्ती दिखाती हैं तो उसका मतलब है आप तैयार रहो, रेडी रहो, प्रकृति के नियमों को समझो और सतर्क योजना बनाओ। प्रकृति के नियमों को समझो, ये जो चेतावनियां हैं उन चेतावनियों को जानो कि कौन कौन से नुकसान होंगे इससे, और इससे आपकी सतर्कता से योजना बनाएं। फिर जब भी प्रकृति हरी बत्ती देती है, यानी गो, जब प्रकृति आप इसके साथ संतुलन विकास स्थापित कर लेते हैं, तब प्रकृति कह रही है अब आप विकास कीजिए। पूरी तरह से प्रकृति के नियंत्रण में रहने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यानी संतुलन के साथ साथ हमें कौन सी विकास पर जाना है? सस्टेनेबल विकास पर जाना है, सतत विकास पर जाना है, और ये निरंतर आगे बढ़ना है, जो आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। ये नई विचारधारा आती हैं, सतत विकास, जिस पर सारी सरकारें, पूरा विश्व ध्यान देने की बात कर रहा है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो विकास होता है जो आने वाली भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके किया जाता है। यानी अभी जो संसाधन है उसका अंधाधुंध प्रयोग करोगे तो हमारी जो आने वाली पीढ़ियाँ उसके लिए संसाधन बचेगे ही नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग इस तरह से करना है कि आप भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसी धरती छोड़ के जाएं जिस पर वो आसानी से जी सकें, जिस तरह से हम जी रहे हैं। ये एक बीच की जो विचारधारा है जिसका नाम है नवनिश्चयवाद। तो इन तीनों ही विचारधाराओं को अच्छे से पढ़ें, हमने रोचक ढंग से समझा। एक तरफ है पर्यावरणीय निश्चयवाद, दूसरी है संभववाद, और उनके बीच का रास्ता देती है नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद। दूसरा चैप्टर इस पाठ का शुरू होता है जो कि आपकी किताब में दिया हुआ है, और CUET की परीक्षा में इससे संबंधित अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। मानव भूगोल की जो अवस्थाएं हैं, यानी इस विषय ने अपने विकास में किस किस तरह की यात्राएं तय की है, यानी इस इतिहास में इसकी यात्राओं को पढ़ेंगे कि शुरू में मानव भूगोल में क्या पढ़ा जाता था, इसका विषय क्षेत्र क्या था, कैसे समय के साथ इसका विषय क्षेत्र बदला, यानी अन्वेषण से शुरू होकर के और क्षेत्रीय विश्लेषण तक हम कैसे आए, ये मानव भूगोल की अवस्थाओं में जानेंगे। यानी सबसे पुराने समय में अपन भूगोल को कैसे पढ़ रहे थे, हमारा कॉग्निटिव होराइजन क्या था। यानी सबसे पहले जो आरंभिक भूगोलवेत्ता थे शुरू में, उस पर जोर दिया जाता था अन्वेषण पर। इस पर जोर दिया गया अन्वेषण और विवरण पर। अन्वेषण का मतलब है खोज करना पुराने समय में, और ये सन लगभग 1450 से लेकर के और 1600-1700 तक ईस्वी तक, ये 300-400 साल तक का जो विकास है इसको बोलते हैं अन्वेषण और विवरण की अवस्था, या ये युग कहते हैं। और ये है आरंभिक उपनिवेश का युग, यानी पश्चिमी यूरोप के जो देश के लोग थे उन लोगों ने समुद्री यात्राएं की दूर दूर तक, और दूर दूर तक की यात्राएं करके नए नए क्षेत्रों का अन्वेषण किया, नए नए क्षेत्रों को खोजा, और खोज करके उसमें अपना उपनिवेश स्थापित किया। क्या स्थापित किया? उपनिवेश स्थापित किए। तो इसमें क्या होता है? नए क्षेत्रों की खोज और उनका विस्तृत भौगोलिक वर्णन करना। कोलंबस, वास्को डी गामा, मेलेगन, इन लोगों ने लंबी लंबी समुद्री यात्राएं की, वहाँ के जाकर वहाँ का विवरण लिखा और अपने देशवासियों को बताया कि भाई देखो नई नई दुनिया है। इससे भी बाहर बहुत सारा अमेरिका की खोज हुई, ऑस्ट्रेलिया की खोज हुई,
बहुत सारे नए नए द्वीपों की खोज हुई और उन खोज करके और वहाँ पर उन्होंने आधिपत्य स्थापित किया, वहाँ के संसाधनों का दोहन किया, वो अलग बात थी। लेकिन शुरू में जो भूगोल का विकास हुआ उसमें अन्वेषण और विवरण का काल या आरंभिक उपनिवेश युग भी कहा जाता है। इसमें कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि इसको क्रम में जमाओ, यानी पहले कौन सी अवस्था थी, उसके बाद कौन सी अवस्था। तो सबसे प्रथम अवस्था वो है आरंभिक उपनिवेश का युग, और उसमें ये दो शब्द याद रखने हैं, अन्वेषण और विवरण। अन्वेषण का मतलब खोज करना, विवरण का मतलब है वहाँ का पूरा डाटा लिख करके और पूरी दुनिया को बताना, ही नहीं, ये भूगोल की विषय वस्तु थी। उसके बाद जब पूरे देशों को जान लिया गया, यानी उत्तर उपनिवेश का युग आता है, उत्तर उपनिवेशवाद का युग, यानी 1920 से लगा करके 30-50 तक इस तरह का जो एक युग आता है, उसमें सारे क्षेत्रों को जान लिया गया। उसके बाद प्रादेशिक विश्लेषण का पर बल दिया गया, यानी एक प्रदेश को एक पूर्ण इकाई माना गया। प्रदेश का मतलब हो सकता है एक मरुस्थलीय प्रदेश हो, एक मैदानी प्रदेश हो, पर्वतीय प्रदेश हो। उस प्रदेश का गहन विश्लेषण किया गया, प्रादेशिक विश्लेषण किया गया, यानी एक प्रदेश को पूर्ण इकाई माना गया और फिर उसका जो है वो सभी पक्षों का विस्तृत अध्ययन किया गया, विस्तृत वर्णन किया गया। तो पहली अवस्था आरंभिक उपनिवेश का युग, दूसरी अवस्था है उत्तर उपनिवेश का युग जिसमें प्रादेशिक विश्लेषण। आरंभिक उपनिवेश युग में क्या हुआ, अन्वेषण और विवरण हुआ। अगली अवस्था जो आती है वो है 1930 का दशक। ये दुनिया के लिए बड़ा चैलेंजिंग वर्ष था। क्यों था, क्योंकि अंतर युद्ध अवधि है, दो विश्व युद्धों के बीच की अवधि है। वर्ल्ड वार के बीच में जो एक स्थिति आती है उसमें बल दिया गया क्षेत्रीय विभेदन पर। किस पर बल दिया गया, क्षेत्रीय विभेदन। तीसरी अवस्था है क्षेत्रीय विभेदन का मतलब है कि कोई भी एक प्रदेश किसी दूसरे प्रदेश से भिन्न क्यों है, इसका कारण जाना जाए। खोज लिया गया, खोजने के बाद उसका विवरण लिख लिया गया, विवरण लिखने के बाद में प्रदेशों को एक विशेष इकाई मानकर उसका अध्ययन किया गया, प्रादेशिक विश्लेषण किया गया। और अगली जो अवस्था है वो है कि उस क्षेत्रों का विभेदन, यानी एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से भिन्न क्यों है, इसकी पहचान करना। यानी एक जो मरुस्थलीय प्रदेश है, एक तरफ मैदानी प्रदेश है, तो मरुस्थल और मैदान में भिन्नता क्यों है, इस भिन्नता के कारणों को जानने का प्रयास किया गया। इसको बोला जाता है क्षेत्रीय विभेदन, एरियल डिफरेंटेशन। अगली जो युग आता है, अगला एरा आता है, अवस्था आती है, वो है 1950 से 60 का दशक, और इस अवस्था को कहते हैं मात्रात्मक क्रांति। मात्रात्मक क्रांति का मतलब है कि 1950 और 60 के दशक में जब सारे क्षेत्रों को खोज लिया गया, जब क्षेत्रीय विभेदन होने लगा, तो उसमें गणितीय सांख्यिकी आंकड़े और कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ। नक्शे जो है वो कंप्यूटर के द्वारा बनने लगे और पूरी तरह से गणितीय गणनाओं के द्वारा इस पूरी पृथ्वी का वर्णन किया गया। मानवीय परिघटनाओं का, प्राकृतिक परिघटनाओं का गणितीय विधियों से, सांख्यिकीय विधियों से जो है वो वर्णन किया गया। मानवीय परिघटनाओं के विश्लेषण में भौतिकी के नियमों का प्रयोग किया गया, भौतिकी फिजिक्स के नियम लागू कर दिए गए कि एक शहर का विकास कैसे होता है, एक गांव का विकास कैसे होता है। पहले से पूर्वानुमान लगाया गया कि भाई इस शहर का विकास, यहाँ पर शहर बनेगा या क्या बनेगा। इस तरह की बहुत सारी फिजिक्स की नियमों को, भौतिकी के नियमों को इसमें लागू किया गया। इसको बोलते हैं मात्रात्मक क्रांति का दशक। 10 वर्ष तक पूरी तरह से ये भूगोल की विषय वस्तु में शामिल रहा। तो क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रीय विभेदन के बाद चौथी अवस्था है वो है मात्रात्मक क्रांति और स्थानिक संगठन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन। यानी स्थान विशेष जो है वो किस तरह से दूसरे क्षेत्रों से भिन्न है, इसके लिए ये जानने के लिए गणनाओं का प्रयोग किया गया, कंप्यूटर का प्रयोग किया गया और भौतिकी के नियम इसमें लागू किए गए। इसको स्थानिक संगठन कहते हैं। अगली जो अवस्था आती है, जब इस मात्रात्मक क्रांति आई तो भूगोल अपनी, मानव भूगोल अपनी मूल विषय वस्तु से थोड़ा भटक गया था, क्योंकि उसके केंद्र में मानव था और अत्यधिक गणितीय आंकड़ों का, भौतिकी के नियमों का प्रयोग करने पर उसमें बहुत सारे मानवीय पक्षों को नज़रअंदाज कर दिया गया। तो मानवीय पक्षों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 70 के दशक में 3 विचारधाराएँ आती है, 3 प्रमुख विचारधाराएँ 1970 के दशक में आती है। ये 70 का दशक विशेष याद रखें, इसके अंदर दिया हुआ एक एक सन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सी 3 विचारधारा हैं? एक तो मानवतावादी, दूसरी है आमूलवादी और तीसरी है व्यवहारवादी। इन तीनों ही विचारधाराओं को अलग से ब्रैकेट में दे रखा है, इसलिए अपन इन तीनों विचारधाराओं के बारे में आगे चर्चा करेंगे। और ये क्यों आई ये विचारधाराएं अस्तित्व में? मात्रात्मक क्रांति की अमानवीयता से असंतुष्टि थी, यानी मात्रात्मक क्रांति से मनुष्य के बहुत सारे पक्षों को नज़रअंदाज कर दिया गया। केवल और केवल गणनाओं से,
और सांख्यिकीय पद्धतियों से विवरण दिया जाने लगा और मानव की भावनाएं, मानव का कल्याण, इन सब चीज़ों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। तो इससे असंतोष से ये क्रांतियाँ, ये तीन विचारधाराएं आती है। मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतोष से कौन कौन सी? मानवतावादी, अमूलवादी और व्यवहारवादी। सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ पर अधिक बल दिया गया, यानी यथार्थ रूप में व्यवहार के अंदर क्या है उन सब का अध्ययन किया जाना चाहिए। इनको अपन आगे जानेंगे। उसके बाद जो भूगोल का विकास होता है उसके बाद है 90 का दशक। 90 के दशक को बोलते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। कौन सा आधुनिकतावाद? उत्तर आधुनिकतावाद। इसका क्या लक्षण है? वैश्वीकरण और बड़े सैद्धांतिक सामान्यीकरण पर प्रश्न आने लगे, यानी पूरे विश्व का एकीकरण होने लगा। अब कोई विश्व का कोई भी स्थान एक दूसरे से बहुत दूर नहीं रहा, परिवहन और संचार के साधनों से जुड़ गया है और प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की विशिष्ट समझ पर महत्व पर जोर दिया गया। प्रत्येक स्थानीय विशेषता जो है वो प्रत्येक क्षेत्र है वो दूसरे क्षेत्र से पूरी तरह से भिन्न है। वहाँ के लोगों के विचार अलग हैं, वहाँ के लोगों के सोचने का तरीका, वहाँ के लोगों की विकास की अवस्था, ये सब अलग है और एक क्षेत्र के नियम को आप दूसरे क्षेत्र पर हूबहू लागू नहीं कर सकते। कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जिस तरह की विकास योजनाएं बनाई जा रही है वो सारी योजनाएं हूबहू आप दिल्ली पर लागू नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली की सांस्कृतिक, भौगोलिक, राजनीतिक ये सारी स्थितियां अलग अलग है, मानव के विकास की अवस्थाएं भी अलग अलग है। इसलिए प्रत्येक स्थानीय संदर्भ की विशिष्ट संबंध के अपने समझ के महत्व को जोर दिया गया। किस दशक में? 90 के दशक में। अब इस तरह से मानव भूगोल की विकास की यात्रा जो है वो अन्वेषण से शुरू होकर के और वैश्वीकरण पर आकर ख़त्म होती है। और बीच में जो तीन विचारधाराएं कब आई थी? 70 के दशक में आई थी। इन तीन विचारधाराओं से बहुत सारे प्रश्न आज तक पूछे गए हैं। तीनों विचारधाराओं को अलग से अपन जानेंगे। और पहली बार ये विचारधाराएं क्यों आई? मात्रात्मक क्रांति से उत्पन्न असंतोष से। 60 के दशक में बहुत ज़्यादा आंकड़ों का प्रयोग और बहुत ज़्यादा जो है वो भौतिकी के नियमों को लागू करने से मानवीय पक्ष नज़रअंदाज हो रहा था। इससे ये तीन विचारधाराएं आई। पहली विचारधारा जिसका नाम है कल्याणपरक यानी मानवतावादी विचारधारा। नाम से स्पष्ट है, कल्याण और मानवतावादी। इसे गरीबों का भूगोल भी कहते हैं। ये कह रहा है कि लोगों का सामाजिक कल्याण हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे भूगोल में मानव भूगोल में अध्ययन किया जा रहा था कि एक शहर है वो कितना बड़ा है, उसका आकार क्या है, उसमें सड़कों की चौड़ाई कितनी है, ऊंची ऊंची इमारतें कितनी हैं, ये सारी चीज़ें भूगोल की विषय वस्तु थी। मानवतावादी विचारधारा ये कह रही है कि उसके अंदर रह रहे लोगों के पास क्या आवास है, रहने के लिए घर है सभी लोगों के लिए, क्या सभी लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है, क्या सब लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था है। ये मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति यदि शहर के अंदर नहीं हो रही है और मानव भूगोल उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, मानव भूगोल केवल सड़कों का और बड़े बड़े नगरों का अध्ययन कर रहा है, तो अपनी मानव भूगोल अपने विषय वस्तु से भटक रहा है। तो ये विचारधाराएं जो है वो 70 के दशक में पहली विचारधारा आई, कल्याण पर क्या मानवतावादी विचारधारा। इसका मुख्य फोकस किस पर था? लोगों के सामाजिक कल्याण पर था और सामाजिक कल्याण पर आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया गया। तो कई बार प्रश्न आता है कि कौन सी विचारधारा आवास, स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर देती है, सामाजिक कल्याण पर जोर देती है? तो कल्याण पर क्या? मानवतावादी विचारधारा। उसके साथ साथ एक और विचारधारा पैदा हुई जिसका नाम है अमूलवादी विचारधारा। तीनों ही विचारधारा एक साथ मात्रात्मक क्रांति के असंतोष से उत्पन्न होती है। अमूलवादी यानी रेडिकल विचारधारा। अमूल का मतलब है उसका मूल, उसका जड़ क्या है, यानी जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, उसका मूल कौन है, उसका जड़। और उस जड़ को मानता है ये पूंजीवाद। मानव ने अंधाधुंध विकास किया, आर्थिक रूप से समाज में असमानताएं फैली और इसका कारण पूंजीवाद को माना, यानी इसने कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों का प्रयोग किया। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जितनी भी समाज में समस्याएं हुई है उन समस्याओं का जड़ कौन है? समस्याओं का जड़ है पूंजीवाद। पूंजीवाद को खत्म कीजिए और नए समाज की जो स्थापना होगी उसमें सामाजिक असमानता और निर्धनता नहीं होगी। यानी निर्धनता और सामाजिक असमानता की व्याख्या करता है और उसका प्रेरणा स्रोत कौन है? कार्ल मार्क्स। मार्क्स कहते हैं कि समस्त समस्याओं की जड़ है वो पूंजीवाद है। विश्व से पूंजीवाद खत्म होगा तो जो है वो निर्धनता और सामाजिक असमानताएं भी खत्म होने लगेगी। तीसरी जो विचारधारा उस समय में पनपी उसका नाम है व्यवहारवादी या बिहेवियरल थॉट्स। व्यवहारवादी विचारधारा ये कहती है कि किसी एक क्षेत्र के विचार को हूबहू दूसरे क्षेत्रों पर
लागू नहीं किया जा सकता। वहाँ रहने वाले मनुष्यों का अपना व्यवहार होता है। सारी चीज़ें एक जैसी हूबहू पूरी धरती पर लागू नहीं हो सकती। स्थान विशेष के लोगों का एक मेंटल मैप होता है, एक मानसिक मानचित्र होता है, उसका एक सोचने का तरीका होता है। उसमें प्रत्यक्ष अनुभव और सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणियाँ होती हैं। यानी मनुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव, यानी मान लीजिए कि एक जो गार्डन है और बगीचा है, उस बगीचे के अंदर एक बच्चा जाता है तो उसके लिए वो एक खेलने का स्थान है, और उसी गार्डन के अंदर यदि कोई बुजुर्ग व्यक्ति जाता है तो उसके लिए वो एक शांति की जगह है। यानी उन दोनों का अपना अपना अलग अलग नज़रिया है देखने का, अलग अलग व्यवहार है। इसी तरह से प्रत्यक्ष अनुभव और सामाजिक श्रेणियों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, ध्यान दिया गया है। मानव जाति, मानव प्रजातियां पूरी पृथ्वी पर एक जैसी नहीं है, इसलिए उसको एक इकाई मानकर अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए। सारे नियम लागू नहीं किए जाने चाहिए, भौतिकी के नियम वगैरह, ठीक है ना। लोग जो है धर्म में बंटे हुए हैं, उसका समाज लिंग में बंटा हुआ है, महिला पुरुष, ठीक है ना। उन सबको सोचने का नज़रिया अपना अलग अलग है, तो सब जगह पर एक ही तरीके की विचार और विचारधारा स्थापित नहीं की जा सकती। अब भूगोल की प्रकृति जो है वो एक बंद कमरे की तरह नहीं है, एक ही दायरे के अंदर रहकर नहीं सोचता है भूगोल, अलग अलग विषयों से अपनी जो है वो विषय वस्तु लेता है। उसकी प्रकृति अंतर विषय के, ये हमने पहले ही जाना था कि भूगोल एक एकाकी विज्ञान नहीं है, यह सामाजिक विज्ञानों के सहयोगी विषयों के साथ क्या रखता है, घनिष्ठ संबंध रखता है। और ये स्पेशल शब्द दिया हुआ है, कहीं पर भी विकल्प में आ जाए कि मानव भूगोल की प्रकृति है और उसमें ये शब्द दिख जाए तो और कुछ नहीं देखना है, अंतर विषयक प्रकृति, इंटर डिसिप्लिनरी। मतलब मानव भूगोल एक वट वृक्ष है और उस वृक्ष को अलग अलग शाखाओं में बंटा हुआ है। पहली बात तो उन शाखाओं को भी जानेंगे, और वो सूचनाएं प्राप्त करने के लिए अन्य विषयों पर पूरी तरह से संबंधित है। अर्थशास्त्र से संबंधित है, यानी आर्थिक भूगोल, भूगोल मानव भूगोल की एक शाखा है और वो अर्थशास्त्र से विषय वस्तु प्राप्त करती है। हमने शहर का उदाहरण पढ़ा कि शहर का विकास हुआ है, गांव का विकास हुआ है, वहाँ की आर्थिक दशा जाननी है आपको तो आर्थिक भूगोल में पढ़ेंगे, लेकिन वो सब अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से ज्ञान लेगी। राजनीति विज्ञान से संबंधित है, राजनीतिक भूगोल, यानी किसी शहर के स्थान पर किसी तरह की शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्थाओं का स्थान जो है वो अध्ययन राजनीति विज्ञान में किया जाता है, और वो राजनीतिक भूगोल से पूरी तरह से संबंधित है, अंतर संबंध है इसका। समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल से संबंधित है। जनांकिकी जनसंख्या भूगोल से संबंधित, कौन किस से संबंधित है, इनका अच्छे से संबंध हमें याद रखना है। और ये सब मानव भूगोल जो इन सब विषयों से घनिष्ठ संबंध रखता है। अब मानव भूगोल और इसके बहुत सारे हैं उप क्षेत्र, और साथ साथ में उन उप क्षेत्रों के द्वारा किन किन चीज़ों की जानकारियाँ जो है वो दूसरे विषयों से ली जा रही हैं, उसका सहयोगी अनुशासन कौन है, कौन सा उसका सहयोगी विषय, उसके बारे में जानेंगे। मानव भूगोल की एक शाखा है सामाजिक भूगोल, सोशल ज्योग्राफी, और उसका सहयोगी अनुशासन कौन है, समाजशास्त्र। तो सामाजिक भूगोल किससे संबंधित है, समाजशास्त्र से। अब सामाजिक भूगोल की उप शाखा कौन सी है, कई बार से प्रश्न आते हैं कि सामाजिक भूगोल की उप शाखाएं, तो ये सारी उप शाखाएं किसके हैं, सामाजिक भूगोल की उप शाखाएं कौन सी है, व्यवहारवादी भूगोल, सामाजिक कल्याण का भूगोल, अवकाश का भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, लिंग भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। इनको रट ही लेना है कि ये सामाजिक भूगोल की उप शाखाएँ हैं। और कौन सी उप शाखा किससे सहयोगी अनुशासन रखती है, किसके साथ किससे विषय सामग्री प्राप्त करती है, तो व्यवहारवादी भूगोल मनोविज्ञान से, सामाजिक कल्याण का भूगोल कल्याण अर्थशास्त्र से, अवकाश का भूगोल समाजशास्त्र से, सांस्कृतिक भूगोल मानव विज्ञान से, लिंग का भूगोल जो है समाजशास्त्र और महिला अध्ययन से, ऐतिहासिक भूगोल इतिहास से समाज सामग्री प्राप्त करती है, और चिकित्सा भूगोल जो है वो महामारी विज्ञान से। तो ये सामाजिक भूगोल की उप शाखाएँ हैं। राजनीतिक भूगोल ये मानव भूगोल की एक शाखा है, और सहयोगी अनुशासन कौन है इसका, राजनीति विज्ञान। अब राजनीतिक भूगोल की उप शाखा कौन सी है, तो ये दो उप शाखा है, निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल, ठीक है ना। सैन्य भूगोल सैन्य विज्ञान से अंतर संबंधित है। तो इसमें ध्यान क्या रखना है, सामाजिक भूगोल और उसकी उप शाखाएं, राजनीतिक भूगोल और उसकी उप शाखाएं। आर्थिक भूगोल, सामाजिक और आर्थिक भूगोल दो महत्वपूर्ण शाखाएं हैं सामाजिक मानव भूगोल की, और उसका सहयोगी अनुशासन है अर्थशास्त्र। आर्थिक भूगोल की उप शाखाएं कौन कौन सी है, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, औद्योगिक भूगोल, विपणन भूगोल, दोबारा नाम आ गया, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और ये किस किस से संबंधित है,
इसको ज़्यादा याद ना रखें तो भी चलेगा। आर्थिक भूगोल की उपशाखाएं आपको विशेष ध्यान रखनी है। संसाधन भूगोल संसाधन अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है। कृषि भूगोल कृषि विज्ञान से। औद्योगिक भूगोल औद्योगिक अर्थशास्त्र से। विपणन भूगोल व्यावसायिक अर्थशास्त्र से। और पर्यटन भूगोल पर्यटन और यात्रा प्रबंधन से। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आपस में जुड़ा हुआ है। यानी ये सारे आर्थिक भूगोल की उपशाखाएं हैं। सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल इन दोनों की विशेष उपशाखाओं का ध्यान रखना है। बाकी वालों की ज़्यादा उपशाखाएं नहीं है। जिस तरह से नगरीय और आवास भूगोल है तो ये मानव भूगोल की एक उपशाखा है, और इसकी जो उप क्षेत्र सहयोगी अनुशासन है वो नगरीय अध्ययन है या ग्रामीण नगरीय नियोजन है। जनसंख्या भूगोल किससे जुड़ा हुआ है? जनांगीय किससे जुड़ा हुआ है? तो जनसंख्या भूगोल एक उपशाखा है किसकी? मानव भूगोल की। अब मानव भूगोल का अपन संपूर्ण तंत्र देखें तो ये अंतर्विषयक प्रकृति है इसकी। अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र और इसके फैले हुए आधुनिक उपक्षेत्र, इन सब का अध्ययन किया हमने। इसका ऐतिहासिक विकास पढ़ा हमने। अन्वेषण से लेकर 70 के दशक में जो 3 विचारधाराएं आई, तीनों विचारधाराओं को पढ़ा। और इसका जो मूल दर्शन है, मूल फिलोसफी है, इसका जो कोर क्षेत्र है वो है रुको और जाओ निश्चयवाद। प्रकृति और मानव का क्या है? बैलेंस है। तो ये मानव भूगोल। तो भूगोल मानव भूगोल की अंततः अपन ये परिभाषा जान सकते हैं। इस पाठ से हम ये सीख सकते हैं कि मानव भूगोल केवल स्थानों का अध्ययन नहीं है, यह इस बात का संपूर्ण तंत्र है कि मनुष्य अपनी प्राकृतिक सीमाओं के भीतर कैसे सोचता है। मनुष्य इन प्राकृतिक सीमाओं के भीतर रहकर सोचता कैसे है? क्या वो आदि मानव की तरह सोचता है या फिर वर्तमान संभववादी विचारक की तरह सोचता है? और कैसे विकसित होता है और कैसे अपने समाज का जो है वो निर्माण करता है। इस तरह से अपने मानव भूगोल, इसकी विषय वस्तु और इसकी प्रकृति, इसके बारे में हमने रोचक ढंग से पढ़ा। अगली क्लास के अंदर इस पाठ के PYQs अपन अच्छे से सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।